जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पारा चनार सानहे के हवाले से, जहां पर धरना खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये बात करेंगे। पनामा GIT के हवाले से बात करेंगे, जिसकी हतमी रिपोर्ट के लिए अब सिर्फ 8 दिन रह गए हैं, और साबिक अमरीकी एजेंट रेमंड डेविस की किताब के हवाले से भी बात करेंगे। आर्मी चीफ ने फौरन सर्दबाब करने का हुक्म दे दिया है, और आप देखेंगे कि जो इजाफी दस्ते फौज के आगे हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। पूरी अफगान सरहद को फेंस करने का अमल शुरू कर दिया है, और वो फेंसिंग जो है वो 2 मरहलों में मुकम्मल होगी। एक हंगामा खेज हफ्ते का इख्तिताम हो गया है, और एक नया और हंगामा खेज हफ्ता उसका आगाज होने जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ता पाकिस्तान के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इसमें बहुत से सानेहात, बहुत से हादसात और दहशत गर्दी के बहुत से वाक़यात देखने में आए। पारा चनार में जिस तरह से दहशत गर्दी का वाक़या हुआ, और क्वेटा में भी, और उसके बाद बहावलपुर में जो सानहा हुआ। अब पारा चनार का धरना तो खत्म हो गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वहां कल गए भी थे, और सिक्योरिटी की भरपूर यकीन दहानी भी करवाई गई है, लेकिन इससे भी बहुत बड़े बड़े काम हैं जो कि सिविलियन हुकूमत को करने हैं, जो कि खासतौर पर वफाकी हुकूमत को करने हैं फाटा इस्लाहात के हवाले से। तो ये वो मामलात हैं जिन पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या इस बात की अब जमानत दी जा सकती है कि पारा चनार या पाकिस्तान में कहीं भी और दहशत गर्दी का अब कोई नया वाकया, कोई नया सानहा नहीं होगा। खासतौर पर पारा चनार को जिस तरह सेफ सिटी बनाने का ऐलान और वादा किया गया है, क्या वो वाकई अब सेफ सिटी बन जाएगा? सिविलियन हुकूमत के करने के काम क्या हैं, सिविलियंस के करने के काम क्या हैं? फाटा इस्लाहात वज़ीर आज़म साहब की तवज्जो के फौरी तौर पर मुंतज़िर हैं, उसका क्या मुस्तक़बिल है? इसके अलावा पनामा GIT उसकी उल्टी गिनती, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बाकी 8 दिन रह गए हैं GIT की हतमी रिपोर्ट के हवाले से। आने वाला हफ्ता बहुत हंगामा खेज है, जहां पर तारिक शफी साहब, जो कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कज़न हैं, उनकी एक बार फिर से पेशी होने जा रही है। हसन हुसैन नवाज साहब की दोबारा पेशी होने जा रही है, और मरियम नवाज साहिबा, जो इस केस में बुनियादी किरदार रखती हैं, उनकी पहली बार GIT के सामने पेशी होने जा रही है। लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि GIT अभी तक पाकिस्तान से बाहर नहीं निकली। अभी तक जितनी तहकीकात हैं उसकी वो पाकिस्तान के अंदर ही हो रही हैं, और शरीफ फैमिली के गिर्द ही हो रही हैं। शरीफ फैमिली से बाहर सिर्फ रहमान मलिक साहब को तलब किया गया, इसके अलावा कहीं और GIT के तहकीकात का दायरा नहीं फैला। ना कतर गई, ना कतरी शहजादा पाकिस्तान आया, ना GIT बरतानिया गई, ना पनामा गई। तो क्या ये मामलात, ये फैक्टर्स GIT की हतमी रिपोर्ट पे किसी तरह से असरअंदाज हो सकते हैं? इसके अलावा रेमंड डेविस की किताब, पिछले 4 दिन से जब से किताब मंजर आम पे आई है, पाकिस्तान में एक तहलका मचा हुआ है। किताब में यह इंकिशाफ किया गया है कि उस वक्त के ISI के सरबराह जनरल पाशा ने रेमंड डेविस की रिहाई में बहुत अहम किरदार अदा किया था। अगरचे ये बातें उस वक्त सहाफ़ियों को मालूम थी, इट वॉज एन ओपन सीक्रेट, लेकिन अब इसका बाकायदा एतराफ़ और इंकिशाफ रेमंड डेविस ने कर दिया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, राना साहब के हवाले से भी कुछ बातें की गई हैं रेमंड डेविस की किताब में। इन सब पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे, और इसके लिए मुझे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब के वज़ीर कानून, नून लीग के सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। आज इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो से सेनेटर शिबली फराज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, और इस्लामाबाद से ही ज्वाइन कर रही हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी रहनुमा हैं। राना सनाउल्लाह साहब,
पानामा GIT के हवाले से तो आपसे सवाल करूंगी, मरियम साहिबा की पेशी के हवाले से भी करूंगी, रेमन डेविस साहब ने भी आपको अपनी किताब में याद फरमाया है। लेकिन पहला सवाल पारा चनार के हवाले से बहुत तनकीद होती रही, काफी दिनों से हो रही है कि वज़ीर आज़म साहब पारा चनार नहीं गए, नून लीग के भी उस पर ज़ाहिर है मौक़िफ़ आते रहे हैं। अब उससे आगे जरा बढ़ते हैं, जो फाटा इस्लाहात हैं वो अभी तक वज़ीर आज़म साहब की टेबल पे पड़ी हैं। फाटा इंतजार कर रहा है, वज़ीर आज़म साहब की फौरी तवज्जो चाहता है। कब होने जा रही हैं फाटा इस्लाहात? इसमें कोई शक नहीं कि फाटा इस्लाहात जो है वो वक्त की ज़रूरत है जी, और वो तैयार भी पड़ी हैं। पार्लियामेंट में भी उनके मुतल्लक जो है वो बात हुई है, कैबिनेट में भी शायद उसकी अप्रूवल की हद तक जो है वो बात हो चुकी है। लेकिन इवन देन इन इस्लाहात के ऊपर अगर कंसेंसस नहीं होता तो फिर शायद अगर हमने ये वक्त खो दिया तो फिर आइंदा जो है वो दोबारा ये वक्त नहीं आएगा। कंसेंसस किसका नहीं है? देखिए, इसमें कंसेंसस जिन लोगों का नहीं है वो लोग को छुपे हुए नहीं है, एक फर्द का नहीं या एक जमात का। देखिए, बात यह है कि आप एक जमात को या एक फर्द को एक फर्द नहीं गर्दान सकते। एक जमात जो है उसकी भी एक अपनी वैल्यू, उसका भी एक अपना मकाम। सर, क्या पॉलिटिकल स्टैंडिंग है फाटा में? देखिए, इसके ऊपर डिफरेंट राय है। हो सकता है कि आपकी नज़र में ना हो या इवन मेरी नज़र में भी ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि उनके बड़े स्टेक हैं, उनकी बड़ी स्टैंडिंग है। उनकी फाटा से सीटें कितनी? देखिए, बात ये है कि अब सीटों से फिर अगर अंदाज़ा किया जाए तो फिर आप डिफरेंट पार्टीज़ को जो है वो बिल्कुल ही आप उनको फिर इग्नोर कर देंगे, और फिर नेशनल लेवल के ऊपर जब कंसेंसस होते हैं, आप डिफरेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को, जमातों को जब आप एतमाद में लेते हैं तो आप सीटों को नहीं देखते। देखिए, बात ये है कि ये कंसेंसस हो जाना चाहिए, इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। अगर इसको पैदा करने में अगर कोई यानी अनलिमिटेड या इनडेफिनेट डिले नहीं होता, कोई 2-4 दिन की बात है, तो हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर 17 साल पहले हमने गुजार लिए हैं और अब हमसे जो है वो अगर 7 हफ्ते नहीं गुजरते तो ये मैं समझता हूँ कोई अच्छा रवैया नहीं होगा। सर, ये भी तो मुनासिब लॉजिक नहीं होगी कि 70 साल अगर फाटा के लोगों ने एक गलत कानून के तहत, गलत रिवायात के तहत गुजार दिए हैं तो हम 7 हफ्ते मजीद इंतजार करवाएं। देखिए, बात ये है कि अगर 70 साल के मुकाबले में 7 हफ्तों में अगर वो कंसेंसस हो जाए, जो अगला सफ़र जो है वो आपने 10 साल में करना है वो 10 माह में हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। इसके ऊपर भरपूर काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सर पिछले एक महीने से तो ये मामला ठप पड़ा। नहीं, देखें, बात ये नहीं, देखें, इस एक महीने में कुछ और चीज़ें भी ऐसी हुई हैं कि जिन्होंने इसको जो है वो डोमिनेट किया है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने लेवल पे, उस लेवल पे इस सारी सूरत हाल को एंगेज किए हुए हैं, और इसमें इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है एक ऐसी सूरत हाल होगी कि जिसमें सब जो है वो सब ऑन बोर्ड होंगे, और वही बेहतर है फाटा के लिए भी, खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। सेनेटर शिबली फराज साहब, आप इत्तेफाक करते हैं राना सनाउल्लाह साहब की बात से कि अगर 70 साल फाटा ने इंतजार कर लिया तो 7 हफ्ते मजीद इंतजार कर ले इस्लाहात के लिए? शुक्रिया गरीदा। बात यह है कि पहली बात मैं कहता चलूं कि जहां तक वजीर आजम के पारा चिनार न जाने का ताल्लुक है, तो मैं ये कहूँगा कि देखें, उन्होंने ये न जाके उन्होंने ये साबित किया है कि वो जो टेररिज्म के खिलाफ जो एक नेशनल एक्शन प्लान है या जो एक दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुहिम है या जंग है, उसकी ओनरशिप वो उन्होंने नहीं ली, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। क्योंकि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है तो वो एक ऐसी जगह पे जहाँ जो कि डायरेक्टली उनकी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है, वहाँ पे न जाके उन्होंने कोई अच्छा मैसेज नहीं दिया, और इससे जो है तो तकवीत मिलेगी। नहीं, क्लियरेंस देखें, जो जिसने नई नीयत की बातें, जिसने जाना हो, इमरान खान जो है तो पहुंच गए, वो तो उनके पास तो कोई पावर नहीं है, वो तो पहुंच गए, आर्मी चीफ भी चले गए, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या मसला हो सकता है? तो ये तो खैर एक वो बात है। दूसरी बात रही, नहीं दे दी गई तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को क्लियरेंस नहीं दी गई, ये क्या बात हुई? मतलब है वो तो क्लियरेंस देने, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के, उन्होंने अगर ये खुदा ना खास्ता, अगर ये लाहौर की किसी या किसी और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये खुदा ना खास्ता इस तरह की बात होती, वो फिर ये तो क्लियरेंस के इंतजार में रहते। ये बात बड़ी गलत है, और ये देखें लोग अच्छी तरह समझते हैं कि इसमें जो है तो जो वज़ीर आज़म साहब है वो उन्होंने जहनी तौर पर अपने आप को एक सूबे का वज़ीर आज़म बना रखा है। दूसरी बात यह है कि जहां तक फाटा रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, ये तो सारा मुल्क जानता है जी, इसमें हमने बड़ा काम किया, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर जो रिफॉर्म्स थी सब पे बातचीत हुई,
आखिरी वक्त पे सियासी मफाहमत या पॉलिटिकल एक्सपीरियंसी रास्ते में हाइल हुई, और वो थी जमीयत उलमाए इस्लाम की, और वो जो पुख्तूनख्वा अचकज़ई साहब की पार्टी है। सिर्फ इन दो लोगों की वजह से ये पूरे उस प्रोसेस को, जो कि एक इतने पुराने मसले को हल कर देता, इन्होंने उसको पसे पुश डाल दिया है। और ये इस सियासी उसकी वजह से ये उसका शासाना आपने देख लिया। इस चीज को ये पोस्टपोन करते रहेंगे। हमेशा सियासी मफाहमत पहले आएगी, मुल्की मफादात बाद में आएंगे। इलेक्शन पहले आएगा, उसके बाद जो है तो मुल्क की तरक्की आएगी। हर काम इनका इलेक्शन और अपने इक़्तिदार को सिक्योर करने के लिए हर स्टेप लिया जाता है, और ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की। सेंटर रुबीना खालिद साहिबा, राना साहब आपसे मुझे सिक्योरिटी क्लियरेंस वाला सवाल भी करना है, लेकिन सेंटर रुबीना खालिद साहिबा, आप क्या कहेंगे फाटा इस्लाहात के बारे में? राना साहब ने फरमाया कि 70 साल वेट कर लिया, 7 हफ्ते मजीद वेट कर लिया जाए ताकि एक अच्छा भरपूर कंसेंसस डेवलप हो सके और बाद में कोई मुश्किल ना पेश आए। देखिए गरीदा, जब भी इस्लाहात हुई हैं फाटा में और वहाँ कोई अगर हकूक की बात हुई है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और हमेशा हमने इस पे फ्रंट पे आके बात भी की है और उसके लिए काम भी किया है। इस हद तक तो मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात से एग्री करती हूँ कि जहाँ इतना टाइम गुजर गया, अगर 7 हफ्ते कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है, अगर 7 हफ्ते में ये एश्योरेंस देते हैं कि 7 हफ्ते के बाद ये मसला हल हो जाएगा, तो कोई मुज़ायका नहीं है इंतजार करने में कि एक बेहतर सूरत हाल जो है वो सामने आए। लेकिन अगर ये 7 जो हफ्ते अगर एक डिलेइंग टैक्टिक के तौर पे यूज किए जा रहे हैं, तो फिर हम इसकी जो है मजम्मत भी करेंगे और इसके खिलाफ बोलेंगे भी, क्योंकि काफ़ी जिस तरीके से रिफॉर्म्स थे और हमारी हुकूमत में ये सारे काम हो चुके थे, वो फाटा रिफॉर्म बिल बन चुका था, जरदारी साहब उस पर काफ़ी हद तक अमल दरामद कर चुके थे, लेकिन पिछले 4-5 साल में इन्होंने इसको फिर और डिले किया। और मैं शिबली की बात से मुतफिक हूँ कि अगर कुछ लोगों को खुश करने के लिए, जो कि इस वक्त इनके इत्तेहादी हैं, अगर वो उनको खुश करने के मामले में ये डिले चाह रहे हैं तो फिर तो गलत है। लेकिन अगर वाकई चाहते हैं कि कोई बेहतरी ले आए तो हम इनके साथ हैं और 7 हफ्ते हम इंतजार कर लेंगे। बाकी गुफ्तगू आपने की यहाँ पर पाड़ा चनार के हवाले से, तो मैं समझती हूँ गरीदा कि कौन वहां गया और कौन नहीं गया, उससे बालातर होके ये ज्यादा जरूरी है कि कौन जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ है और कौन नहीं है। सिर्फ विजुअल्स के लिए कहीं जाके अगर फोटो शूट्स करानी है और फिर बाद में जो है वो जो एजेंडा जो है वो नहीं लेके जाना। खालिद साहब बहुत माजरत के साथ आर्मी चीफ फोटोशूट करवाने तो नहीं गए ना, वो धरना खत्म करवा दिया। मेरा पॉइंट से मुसलसल ये है कि आर्मी चीफ साहब का काम नहीं है, ये पॉलिटिकल स्पेस का काम है, पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है ये सर। मेरी आप बात सुन ले, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। आर्मी चीफ साहब का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। आर्मी चीफ साहब के जाने से मसला चूंकि वहां क्रिएट जो हुआ हुआ था फोर्सेस की वजह से हुआ था, तो उन्होंने उसको हल किया। उनका जाना वहां बहुत जरूरी था, उसके बगैर इस मसले का हल नहीं। पॉलिटिकल मसले तो क्रिएट है ना, मैं आपके सवाल को प्रीएम्प्ट करते हुए, देखिए आपके सवाल को प्रीएम्प्ट करते हुए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझसे जरूर ये पूछेंगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां क्यों नहीं गए। बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप, बिल्कुल सवाल होगा, और क्योंकि उससे इमरान खान साहब से एक दिन पहले रहमान मलिक साहब के हेलीकॉप्टर को वहां नहीं उतरने दिया गया। और क्यों नहीं उतरने दिया? कि उनको बताया गया कि उन पे हमले का खतरा है। तो मुझे ये बताएं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के जो अगर मरकजी रहनुमा भी नहीं थे, मतलब हमारे लीडिंग नहीं थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं थे, रहमान मलिक साहब थे, उनको अगर ये थ्रेट थी कि उनको जो है निशाना बनाया जाएगा, तो बिलावल भुट्टो जरदारी तो जो है वो हमारे मेन लीडर हैं, हमारी पार्टी के सरबराह हैं। रुबीना साहिबा एक ऐसी पार्टी जिसके कायदीन ने शहादत दी हो, वहां पर अगर 100 लोग शहीद हो गए, वहां अगर 100 लोग शहीद हो गए हैं, एक बिल्कुल दिए। मेरी बात आप देखिए, 100 लोग एक जगह पे शहीद हो गए हैं, तो आप ये कहें कि घर में नहीं बैठ सकते कि सिक्योरिटी रिस्क है। आप चाहती हैं कि हम बाकी लीडर भी शहीद करा दें? नहीं, मैंने खुदा ना खास्ता ये मतलब है, मैंने मुझे ये नहीं कहा, मैं तो ये बात कर रही हूं कि उस इलाके में 100 लोग शहीद हो गए।
एक सेकेंड, नहीं ठीक है, उसके लिए मैं खुद भी कोशिश की। ईद के दूसरे दिन मेरी पीए जो है कुरम से बात हुई, उन्होंने मुझे वहां मना किया आने से कि फिलहाल आप ना आए, ठीक है, हम क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद रहमान मलिक साहब को मेरी बात कंप्लीट, फिर आप ब्रेक पे जाने से पहले मुझे ये बताती जाएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वहां खतरा है और इमरान साहब को नहीं है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप खुद बता सकती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल वजूहात है, आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, मैं तो आपसे सवाल कर सकती हूँ ना। लेकिन इस पे बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे जैसे जीआईटी की हतमी रिपोर्ट के दिन करीब आ रहे हैं, क्योंकि 8 दिन बाकी रह गए हैं, वैसे वैसे नून लीग के बड़े बड़े रहनुमाओं के बयानात में भी शिद्दत आ गई है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने कल भी बड़े जबरदस्त बयानात दिए थे, बड़े आतिशी बयानात दिए थे, और आज भी वो एक जगह पे खिताब कर रहे थे तो बड़े जबरदस्त बयानात उन्होंने दिए। जीआईटी को एक दफा फिर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया, कुछ इस तरह के इशारे दिए कि जमहूरियत के खिलाफ, जमहूरी हुकूमतों के तसल्सल के खिलाफ साजिश हो रही है। और रेमन डेविस के हवाले से भी उन्होंने बात की, क्योंकि साबिक अमेरिकी एजेंट ने जब से अपनी किताब लिखी है, पाकिस्तान में एक तहलका मचा हुआ है और ये बहस जोर पकड़ गई है कि कौन कौन वो शख्स था बड़े बड़े ओहदों पर बैठा हुआ जिसने रेमन डेविस की रिहाई में अहम किरदार अदा किया, जिसमें जनरल पाशा, उस वक्त के आईएसआई के सबरा, उनका नाम लिया जा रहा है, आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लिया जा रहा है, वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से बात हो रही है कि बज़ाहिर तो उस वक्त वो रेमन डेविस की रिहाई के मुखालिफ थे, लेकिन पसे पर्दा उन्होंने वो इस डील को जानते भी थे और इस डील में उन्होंने कुछ किरदार भी अदा किया। और आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कहा कि जब भिखारियों की तरह लोग रिहाई मांगते हैं तो फिर रेमन डेविस टाइप के लोग छोड़ने पड़ते हैं। राना सनाउल्लाह, भिखारियों की तरह मांगा था क्या रेमन डेविस की रिहाई को अमेरिका ने? देखिए, जॉन कैरी की मुलाकात थी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से, जिसके बाद रेमन डेविस छोड़ना पड़ा आप लोगों को। देखिए, ये जो केस है ये हमारी जो कौमी मुनाफकत है उसका ये एक बहुत बड़ा जो है ये मुजाहरा और ये बहुत बड़ी एक मिसाल है। सबको पता है जो रेमन डेविस ने आज अपनी किताब में लिखा है, ये सबको पता है, लेकिन हमारी इज्तिमाई मुनाफकत जो है वो इसके ऊपर हमें कभी बात करने की जो है वो इजाजत नहीं देती। सर, उस वक्त वज़ीर आज़म साहब बज़ाहिर जो हैं वो इस रिहाई के मुखालिफ थे, लेकिन पसे पर्दा उन्हें इस डील का इल्म भी था। नहीं, आप बात ये है ना कि पसे पर्दा जाने की आपको जरूरत क्यों पड़ती है? यानी हमारी मुनाफकत जो है उसे किसी जगह पे रुक जाना चाहिए। सर, किसकी मुनाफकत की बात? बात ये है कि जब उसने सीधी बात की है, उसने एक बंदे का नाम लिया है, उसने कहा है कि वो बंदा जो है जो उसने मेरे लिए इस मेरी रिहाई में किरदार अदा किया है। सर, नाम लेना तो बिल्कुल जनरल पाशा का उसने बकायदा नाम लिया है कि उसने जो किरदार अदा किया है उसकी जो है वो मिसाल नहीं मैं मिलती, और उसका मैं जो है वो उससे ज्यादा मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता। उसने नवाज शरीफ साहब का नाम भी लिया है, आसिफ जरदारी साहब का नाम है कि वो तो फिर ये नाम होते हैं ना साथ, जब एक नाम जो है वो जब ले लिया तो उसके बाद फिर उस ग्रेविटी को कम करने के लिए जो है वो फिर इर्द गिर्द से जो है ना वो 3-4 नाम और ले लिए। आप मुझे ये बताएं कि क्या जो रेमन डेविस की रिहाई हुई है वो बाकायदा बसीगा राजीनामा नहीं हुई? वो जो मकतूलीन थे उनके तमाम रिश्तेदारों को किसने इकट्ठा किया? ये आप बताएं। नहीं तो पंजाब में आपकी हुकूमत थी, तब भी आज भी आपकी बात ये है कि पंजाब में हमारी हुकूमत थी। आप वजीर, उस वक्त भी वजीर थे? जी, मैं वजीर था। और रेमन डेविस लिखता है अपनी किताब में कि आप उसका कैमरा चेक करके उसमें से तस्वीरें निकालते थे और कहते थे कि ये तस्वीरें इस बात को साबित करती हैं कि ये डिप्लोमेट नहीं है, ये एक जासूस है। ऐसा होता है कि उसका जो कैमरा था, उसकी जो दूसरी एक्टिविटीज थी, उससे ये बिल्कुल साबित होता था, साबित हुआ कि ये डिप्लोमेट नहीं है, ये एक जासूस है। और आज उसने अपनी किताब में खुद एडमिट किया है कि मैं CIA के कॉन्टेक्ट में भर, ये सारा काम जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही थी, और लेकिन ये सारी चीजें हमारे भी नोटिस में थी। आपने तस्वीरें देखी हुई थी उसके? जी बिल्कुल, वो सारी जो एविडेंस है वो मेरी नजर से गुजरी हुई है। कि ये आदमी जो है, बावजूद छोड़ दिया आप लोगों ने, ये डिप्लोमेट नहीं है, ये जो है ये अपना जो है वो जासूस है। अब आगे आए, पंजाब हुकूमत का काम ये था कि हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया, जो मुकदमा FIR उसके ऊपर दर्ज थी,
उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो हमने उसको बाकायदा चलान करके उसका चलान एंटी टेररिस्ट कोर्ट की अदालत में भेजा। बिल्कुल, मुकदमा चला भी, मुकदमा उसके ऊपर चला। बिल्कुल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मियां नवाज शरीफ का एज लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पंजाब गवर्नमेंट का ये बड़ा क्लियर स्टांस था कि जी एक FIR दर्ज हुई है, एक जुर्म हुआ है, हम उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो उसका रिजल्ट होगा उसके मुताबिक चलान करेंगे। और अदालत में जो है उसके बावजूद सुन लेना, उसके बावजूद मैं आपको ये सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। अब उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर अमेरिका की तरफ से जो अमेरिकन कौंसलेट थी यहाँ पे, मेरी मौजूदगी में उन्होंने रिक्वेस्ट की चीफ मिनिस्टर को कि जी आप किसी जो है वो रेस्ट हाउस को या किसी और जगह को सब जेल करार दे के तो उसको वहाँ पे रखें। ये भी ऑन रिकॉर्ड है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नो, ये आदमी जो है ये कत्ल का मुजरम है, इसकी जगह जो है वो जेल है। हाँ, जेल में हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे, इसको सिक्योरिटी देगी, ये जेल जाएगा। वो जेल गया, उसके बाद उसका जो है वो ट्रायल शुरू हुआ। अब एक सुबह होती है और सुबह एक क्यानी साहब एक वकील थे, अब उनका नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। क्यानी साहब अक्सर औकात वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी इधर उधर जो है वो हमेशा जो है वो मखसूस केसेस जो है वो लेते हैं। क्यानी साहब आए हैं और क्यानी साहब पूरी बस में साथ इन दोनों मकतूलीन के जो है वो इनके अजीज़, इनकी माएँ, बाप, बहन, भाई, बीवियाँ, बच्चे उनको साथ लाए हैं। उन्होंने आके एक एप्लीकेशन दी है कि जी हमने पहले वकील का वकालतनामा जो है वो हमने फारग कर दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मेरा वकालतनामा है, हमने सुलह कर ली है, हमने दियत ले ली है, ये उसका सबूत है, हमारा बयान रिकॉर्ड किया जाए। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो कोई पंजाब गवर्नमेंट के बताया तो काम नहीं करता। हुकूमत पंजाब को इस डील का इल्म था? जी हमें कोई इल्म नहीं था जब ये जिस दिन ये सुबह नमूदार हुए हैं। लेकिन रेमंड डेविस की किताब कहती है कि मालूम था वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को और नून लीग को इस डील बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ये कोई सुलह जो है कोई ऐसी तो नहीं हो गई। 24 करोड़ रुपया उनको अदा किया गया, उन तमाम रिश्तेदारों को इकट्ठा किसने किया, उनको रखा किसने, उनके बैंक अकाउंट्स किसने खिलाए, उनमें हिसाब सुन ले हिसाब करके कि तुम्हारे इतने पैसे बनते हैं, बाप के इतने, माँ के इतने, और ये बकायदा उनके बैंक अकाउंट खुलवा के उनमें जमा करवाया। फिर उनको बस में बैठाया गया, वहां पे भेजा गया, वकील करके दिया गया, अदालत में पेश किया। अदालत ने अगले 3 घंटों में उनका बयान रिकॉर्ड करके पंजाब गवर्नमेंट को जो है वो रोक कर जारी की कि ये आदमी जो है वो इस केस में बसीगा राजीनामा बरी हो गया, आप इसको रिहा करें। पंजाब गवर्नमेंट वहां पे क्या कर सकती थी? आप मुझे ये बताएं कि ये जो सो मोटो नोटिस है, ये जो आर्टिकल 184 सब 3 है, ये सिर्फ जो है ये सियासतदानों के खिलाफ या डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसके खिलाफ ये सो मोटो लेने के लिए नहीं। आप इसके खिलाफ सो मोटो लेना, रियासत इस केस में फरीक बनना चाहती है, रियासत क्यों ना बनी? सुन लेना, बात ये है कि चलें अगर आपने पंजाब गवर्नमेंट को भी इसमें ट्रायल करना है तो हमारा तो ट्रायल आगे पहले ही कई जगह पे हो रहा है, इसमें भी करना है। अगर मियां नवाज शरीफ का सुन ले, अगर मियां नवाज शरीफ का करना है, आसिफ जरदारी साहब का करना है, कर ले। इसमें बात ये है कि 184 सब 3 जो है इसमें लेस हो मोटो नोटिस, पता करें कि ये 24 करोड़ रुपया कहां से आया था, किसने इनको अदा किया, किसने बैंक अकाउंट खुलवाया, किसने दिया, तो भाई पता करें ना, इंक्वायरी करें। पंजाब गवर्नमेंट ने किया। भाई बात ये है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट का साबित हो तो पंजाब गवर्नमेंट को फांसी चढ़ा दें। फिर किसने दिया ना? तो मैं तो कहता हूं कि इंक्वायरी करें। सो मोटो नोटिस आपको मालूम नहीं है? बात ये है कि आपको मालूम है? सुन ले, अगर मुझे मालूम है तो अगर इसका सो मोटो नोटिस लिया जाता है, मुझे बुलाएं वहां पे, मेरा उसकी किताब में जिक्र है, मुझे जो मालूम है मैं ऑन ओथ, मैं बिल्कुल जो सच है वो मैं सच बयान करूंगा। तो फिर बताएं सच के किसने 24 करोड़ अदा किया, किसने बैंक अकाउंट्स खुलवाए? आपको पता है, मैं आपको क्या बताऊं, सबको पता है। क्या ऐसी कुव्वतें हैं जिनका नाम नहीं ले सकते आप? भाई बात ये है कि किसी फोरम पे नाम लिया जाए ना। अब बात ये है कि अब जो है वो अपना जावेद हाशमी ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने कोई बात छुपाई है? उसने कहा उसने कहा कि तौहीन अदालत में मुझे बुलाएं, मेरा बयान रिकॉर्ड करें, मैं आपको बताऊं कि जुडिशियल कू की बात कहां पे हुई थी। सर मुझे शिबली फराज साहब से भी इस पे कमेंट लेना है, रुबीना साहिबा से भी कमेंट लेना है, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं आज जनरल पाशा की बात आप कर रहे हैं कि जो उसने ये एजेंट जो है ये अमेरिकन एजेंट इसको भगा दिया। जनरल पाशा ने एक सियासी जमात भी बनाई है, ये भी बातें आपके पास है ना। वो जो इस मुल्क का हशर कर रही है,
वो जो इस मुल्क को जो है वो आगे बढ़ने से आपको मालूम था कि वो जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है, आपको मालूम वो था जो कि इस जनरल मुल्क में पाशा इंतशार और आपको बात ये है सर, आपने कहा कि आपको बहुत सी बातें मालूम, बात ये है कि अब इन बातों को सर आपने कहा आपको बहुत सी बातें मालूम है, हदैबिया मिल के अलावा और शरीफ फैमिली के अलावा और भी यहाँ पे कुछ मोटो नोटिस हो सकता है। सर मुझे सिर्फ ये बता दें कि जनरल बात को कोई पूछ सकता है यहाँ पे रेमंड डेविस की रिहाई में किरदार अदा कर रहे थे, एक आपको मालूम करोड़ में से शरीफ फैमिली रह गई है कि सारे 100 मोटो 184 सब रेमंड डेविस पे सवाल कर रहे हैं सर, इसका रेमंड डेविस पे सवाल कर रही हूं, तो चलो फिर बताएं ना। जनरल पाशा इस डील में किरदार अदा कर रहे थे, आपको मालूम था? मैं ये कहता हूं कि मुझे भी बहुत कुछ पता है, लेकिन मुझसे ज्यादा भी बहुत सारे लोगों को पता है जनरल पाशा रेमंड डेविस जो है वो कैसे गया, रेमंड डेविस को जो है वो कैसे भेजा गया, 24 करोड़ कहां से आया, पे कहां पे हुआ, अकाउंट कहां पे सर, ये आपको मालूम है? मुझे भी मालूम है और भी बहुत सारों को मालूम है, लेकिन बात ये जनरल पाशा के किरदार के बारे में मालूम, बात ये है इस रिहाई में जनरल पाशा के बारे में मालूम था आपको? देखिए बात ये है कि जनरल पाशा के बारे में जो रेमंड डेविस ने कह दिया है, जो लिख दिया है, अब उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत है। और अगर इस मामले पे कोई इंक्वायरी हो, अगर इस मुल्क में शरीफ फैमिली के अलावा भी कोई 100 मोटो नोटिस हो सकता है, कोई एहतसाब हो सकता है, तो इस मसले का करें ना फिर। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने दें कि इन बातों पे कमेंट लेंगे शिबली फराज साहब से, रुबीना खालिद साहिबा से, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब बहुत अहम बातें कर रहे हैं जो मुल्क की सियासत के लिए और इस वाकये को लेकर बहुत अहम है। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना सनाउल्लाह साहब ने ब्रेक से पहले जो बातें की हैं रेमंड डेविस के रिहाई के हवाले से कि उस वक्त के आईएसआई के सरबराह जनरल पाशा का किरदार क्या था, ये भी सबको मालूम है, राना साहब को भी मालूम है, लेकिन बता नहीं रहे। शिबली फराज साहब क्या कहेंगे आप? राना साहब ने बड़ी जबरदस्त बहुत अहम बातें की हैं इस केस के हवाले से। देखिए वो उन्होंने जो बातें की हैं मैं सुन रहा था। बात यह है कि देखें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क के जो मुख्तलिफ रियासती इदारे थे उन्होंने इस पूरे उसमें एपिसोड में एक किरदार अदा किया। दूसरी बात ये होती है कि एक होती है पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उस वक्त की हुकूमत आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट थे, उस वक्त शहबाज शरीफ जो है तो वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। ये जो होम ग्राउंड था इसका, इस पूरे एपिसोड का जो जहाँ पे ये पूरा सब कुछ हो रहा था वो लाहौर था और वो उनके अंडर आता था। इनके चीफ सेक्रेटरीज, इनकी पुलिस, ये सब वहाँ पे एक मॉक एक्सरसाइज हुई एयरपोर्ट तक जाने की, आने की, सारी चीजें इनके इल्म में थी। अब बात ये होती है जब बात बिगड़ जाती है तो फिर उसमें कोई उसकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं होता। ये बदकिस्मती है क्योंकि इससे ये भी जाहिर होता है कि हमारे मुल्क में जब भी हम किसी चीज़ के लिए रास्ता निकालना चाहें तो फिर हम उसमें मज़हब को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिस तरह कि इस तरह देत के तहत इनको रिहा किया गया, पैसे दिए गए वगैरह वगैरह। तो ये एक हमारी जो एक इतनी लंबी हिस्ट्री है 70 साल की, उसमें कई वाक़यात इस किस्म के आए हैं और उसकी बुनियादी वजह ये कि हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क की जो इज़्ज़त नफ्स है उसको गिरवी रख दिया है दूर के और मगरबी ताकतों के या और ताकतों के, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के जो शहरी हैं वो भी गैर महफूज हैं और हमारी जो नेशनल प्राइड है वो तो बिल्कुल उसको तो इन्होंने बेच बाच दी है। तो इस तरह के वाकयात तो फिर होते रहेंगे। और इस तरह की साहब आपसे एक सवाल करना चाहते हैं राना साहब। जी साहब, मामला ये है कि पीटीआई के अलावा आपका जो एक दूसरा हवाला है उस हवाले से आप हमारे लिए बहुत मोहतरम है और हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि जी उन्होंने ये सारा किया और ये इल्ज़ाम रेमंड डेविस ने लगाया, आप में और मुझ में तो शायद इतना या मुझ में कम से कम इतना हौसला या हिम्मत शायद ना हो। आप मुझे ये बताएं कि ये लोग जो हैं या ये साहिब जो हैं ये क्या उस वक्त मुल्क के सदर से या सूबे के वज़ीर आला से जो है वो कमांड लेके या उनसे पूछ के को काम करते थे या अब इंडिपेंडेंटली करते थे? सर आप क्या बात कर रहे हैं? जी मैंने क्वेश्चन किया शिबली साहब, इसका जवाब दें। देखिए सर ये जवाब तो राना सनाउल्लाह से बनता है, आप बताएं। जी मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल नहीं जो पाशा साहब हैं उनके मुतल्लक बहुत सारी बातें इससे पहले भी जो है वो बहुत डिफरेंट फोरम पे ऊपर हुई हैं। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता होता था और पंजाब में ऑपरेट करते थे। जी
मैं कहता हूं उनसे कमांड लेके नहीं, आप उस वक्त की बात कर रहे हैं, हमें तो आज नहीं पता। हमें तो ये नहीं पता कि JIT कहां से ऑपरेट हो रही है। नहीं, छोड़ दें इस बात को राणा साहब, वैसे बात ना करें। हाँ बताएं। सिविलियन गवर्नमेंट को नहीं पता और ISI बाला बाला ऑपरेट करती है। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि ISI जो है वो अपना अभी भी जो पंजाब गवर्नमेंट है उसके वो ताबे काम करती है, आप ये समझती हैं? नहीं, पंजाब गवर्नमेंट के ताबे नहीं। शिबली साहब ये समझती हैं? सूबाई हुकूमत के तो खैर वो ताबे ही नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं। सूबाई हुकूमत को इल्म होना चाहिए जी, हमें बिल्कुल ना इल्म था, ना होता है और ना होता है। और अगली बात मैं ये कह दूं कि मैं तो ये कह रहा हूं कि ये इतना बड़ा मामला है, इसके ऊपर पूरे मुल्क में कोहराम मचा हुआ है, पूरे मुल्क में नदामत हो रही है पूरी कौम को। वो भाई को इसका भी तो सो मोटो नोटिस ले ना, इसका भी तो को पूछे, बुला के, बड़ी खतरनाक बात मुझे बुला के पूछे, आप सूबाई हुकूमत को बुला के पूछे, उस वक्त के प्रेसिडेंट को बुला के पूछे। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब थे, रुबीना साहिबा, रुबीना साहिबा, गिलानी साहब ने भी अपने बड़े तहफ्फुज़ात का इजहार किया था जनरल पाशा के हवाले से भी। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं क्या उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब को भी मालूम नहीं होता था कि ISI की चीफ क्या कर रहे हैं, या उनसे कमांड लेके बात नहीं करते थे? देखिए, राणा सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, ये सवालात जो हैं बहुत तरफ से उठ रहे हैं, और मेरे ख्याल में इस किताब के बाहर आने के बाद पहले तो मैं समझती हूँ कि इसे मनोअन शायद हमें इसको एनालाइज भी करना चाहिए। एक आदमी जो यहाँ पे उसकी क्या क्रेडिबिलिटी थी कि जो उसने लिखा हम उसको मनोअन कहें कि जी उसने सब कुछ जो है बिल्कुल सही लिखा और सच लिखा है यहाँ पर, तो ये चीजें भी क्वेश्चनेबल हैं। लेकिन चूंकि इल्जामात बहुत संगीन है और बहुत बड़ी नवीयत के हैं, तो मैं समझती हूँ कि ज़रूर इस पे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अवाम को इन सवालात के, उसने जो वहाँ सवालात सबके जहनों में उठ रहे हैं, उनके जवाबात मिलने चाहिए। लेकिन मैं एक मखमसे में हूँ कि राणा साहब ने बोला कि उधर जब ये वाकया जब पेश आया तो दियत की बुनियाद पे फिर ये इसको रिजॉल्व किया गया। लेकिन राणा साहब ने साथ ये भी कहा कि एंटी टेररिस्ट कोड के तहत उन पे मुकदमा जो है दर्ज किया गया। वहाँ FIR जो कटाई गई वो सिर्फ कत्ल के मुकदमे की नहीं थी, वो एंटी टेररिज्म की भी थी। तो चले दियत में तो मैं समझती हूँ कि वो 24 करोड़ रुपए जो है वो इस्तेमाल हो गए। ठीक है, तो उस वक्त क्या मजबूरी थी कि वो जो एंटी टेररिज्म का जो मुकदमा था वो जो उसके तहत उसकी तो जमानत भी नहीं होती, जहां तक मेरी नाकिस जो है मालूमात है। ठीक है, तो वो कैसे रिजॉल्व हुआ? मतलब ये बहुत सारे सवालात हैं, ये सारे जानना चाहते हैं। ये सारे सब ब्रेक के बाद, लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शिबली फराज साहब, आपने राणा साहब की बातें सुनी, सवाल आपसे था, लेकिन वो सवाल इतना खतरनाक था कि वो उल्टा इन्हीं पर पड़ गया। शिबली साहब, क्या कमेंट करेंगे आप, और खासतौर पे पनामा JIT का अगला हफ्ता बहुत अहम हो रहा है? नहीं, पहले अपना राणा सनाउल्लाह साहब के सवाल मुझ तक पहुंचा। मैं ये समझता हूं कि देखें, बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क में इनविजिबल पावर्स हैं, चीज़ें कुछ होती हैं जिसका कि किसी को पता नहीं चलता। ये एक इसकी अगर हम चाहते, और ये कमजोरी भी मैं काफ़ी उस तक कहूँगा कि सियासतदानों को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपने आप को, अपनी क्रेडिबिलिटी को बेहतर करने के लिए, अपने जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी जो जमहूरियत है उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसमें जो इत्तेसाब का अमल है, ये सारी चीज़ें हमें जो है तो इसको देखना पड़ेगा। ये नहीं हम करेंगे तो हम इसी तरह होंगे जिस तरह के हम इंटरनेशनल उस पे इधर उधर हमें वो किया जाता है। दूसरी बात, आपका सवाल काइंडली अगर आप रिपीट कर दें। पनामा JIT अगला हफ्ता बहुत अहम है, आखिरी हफ्ता बहुत अहम। जी 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 नहीं, वो तो जाहिर है कि अब जो भी ये इसका मुल्क का जो एक अहम तरीन एक केस है, जिससे कि मैं जो अभी बात कर रहा था कि जिससे इस मुल्क के मुस्तकबिल का तयन होगा, जिसमें कि पहली दफा है कि एक हुक्मरान जो है तो वो अदालत के सामने पेश हुए हैं। ये इसको राणा साहब बुरा नहीं लें, ये एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है जिसमें कि इनकी जो औलादे हैं वो एक बेहतर और खुशहाल पाकिस्तान, लेकिन हो इसके बरक्स रहा है कि जैसे जैसे JIT के आखिरी दिन करीब आ रहे हैं हतमी रिपोर्ट के, वैसे वैसे नून लीग के रहनुमाओं के बयानात में शिद्दत आ गई है।
2 दिन से ख्वाजा देखिए, सादत उसकी बुनियादी वजह तो जी उसकी बुनियादी वजह तो जी यही है ना कि जी देखें इक्तदार के मजे लूटना ये एक बहुत ही दिलकश किस्म का एक कुछ लोगों के लिए वो होता है। राणा साहब से इसका क्लोजिंग कमेंट भी ले लें। जाती फायदों और नुकसान को देखिए, जाती फायदे और नुकसान को नजरअंदाज करके मुल्क के लिए बेहतर करें। ये लफ्ज जो है ये दुरुस्त है, हमारे बयानात में कोई शिद्दत नहीं है। हमने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने आप को जो है वो पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने GIT बनाई है, GIT के सामने हमने बिल्कुल अपने आप को जो है वो पेश किया है। और यहाँ तक कि हम देखें, हमारी मशरकी रवायत है, हम मशरक के लोग हैं, हम एक चीज़ जो है उसकी हद तक बड़े सेंसिटिव होते हैं। अब GIT वहाँ तक भी पहुँची है और मरियम नवाज साहबा को उन्होंने जो है वो तलब किया है, उनको भी जो है वो भी पेश हो रही हैं। तो जो GIT का भुट्टो साहिबा भी अदालतों के चक्कर लगाते हैं। जी देखें, बेनजीर भुट्टो साहिबा अदालतों के देखो सुन लें, अदालतों के चक्कर जो है एक तलब किया जाना और अदालत में किसी पेशी के ऊपर वॉलंटरली जाना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन बहरहाल मैं बेनजीर भुट्टो साहिबा के भी अदालतों में जाने को जो है वो मैं कोई एंडोर्स नहीं करता। लेकिन बात ये है, राणा साहब, शिबली फराज साहब और रुबीना खालिद साहिबा, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस पे मज़ीद भी प्रोग्राम रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।